VBU FYUGP सेमेस्टर 5 वालों के लिए जो आपका माइनर है दोस्तों हिस्ट्री, उसका VBI क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ। यानी माइनर यानी MN1C के नाम से आपका माइनर सब्जेक्ट कोड, ठीक है। तो ये जिन भी लोगों का माइनर हिस्ट्री होगा उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों, या तो आपका PYQ से है यानी जो पहले पूछा जा चुका है, या तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है दोस्तों कि कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए, ठीक है। ये लगभग हर साल पूछा जाता है और हर बार पूछा जाता है, आपको पूछा जाएगा। तो देखिए पढ़ेंगे इसके बारे में। आंसर देखिए लिखा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दोस्तों वो 1206 से लेके 1210 ईस्वी तक इनका कार्यकाल माना गया। भारत में दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। वह सुल्तान मोहम्मद गोरी का एक अत्यंत योग्य और वफादार तुर्क दास था। कौन था? दास था, यानी एक योग्य और वफादार दास था दोस्तों, जिसने अपनी सैन्य प्रतिभा के बल पर भारत में स्वतंत्र मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी। 1206 ईस्वी में जब गौरी का मृत्यु हो गया, यानी 1206 ईस्वी में मृत्यु हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा, 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। उसके बाद उसने लाहौर को राजधानी बनाकर शासन संभालने का काम किया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मात्र 4 वर्षों के संक्षिप्त शासनकाल में उसने कूटनीति, साम्राज्य विस्तार और कला के क्षेत्र में ऐसी ठोस उपलब्धियां हासिल की जिन्होंने मध्यकालीन भारतीय इतिहास की दिशा ही बदल दी थी। यानी इनका शासनकाल सिर्फ दोस्तों 4 सालों तक का रहा, ठीक है। कितने सालों का? सिर्फ 4 सालों का। लेकिन यही 4 साल में उन्होंने जो काम किया, उन्होंने जो कूटनीति, साम्राज्य विस्तार किया, कला के क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की, वो बहुत ही समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा मध्यकालीन भारत के इतिहास को दिशा ही बदल दिया था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसकी प्रमुख उपलब्धियां दोस्तों। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियां, तो ऐबक की उपलब्धियों को निम्नलिखित 5 मुख्य स्तंभों में वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए पहला स्तंभ है हमारा कि एक स्वतंत्र तुर्क साम्राज्य की स्थापना और सुरक्षा, गजनी से संबंध विच्छेद। तो ऐबक की सबसे बड़ी कूटनीतिक सफलता यह थी दोस्तों कि उसने भारतीय साम्राज्य को मध्य एशिया यानी गजनी की राजधानी से पूरी तरीक़ा से अलग कर दिया। यदि वह ऐसा ना करता तो भारत हमेशा गजनी का एक प्रांत बनकर रह जाता। इसलिए उसने क्या किया, उसे यानी गजनी की राजनीति से पूरी तरीक़ा से उसे अलग कर दिया, ठीक है, मध्य एशिया को। चलिए फिर है कि लाहौर को राजधानी बनाया दोस्तों। तो उत्तर पश्चिमी सीमा से होने वाले विदेशी आक्रमणों और अपने प्रतिद्वंदियों पर नज़र रखने के लिए उसने लाहौर को अपना प्रशासनिक राजधानी बना लिया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर है वैधानिक सुल्तान, यानी कि वैलिड सुल्तान आप समझ सकते हैं, ओरिजिनल सुल्तान। तो 2008 ईस्वी में उसने गोरी की भतीजे गयासुद्दीन ममसूद से मुक्ति पत्र प्राप्त किया, जिससे उसे तकनीकी रूप से दासता से मुक्ति मिल गई और सुल्तान के रूप में वैधानिक मान्यता मिल गई, यानी ओरिजिनल मान्यता मिल गया दोस्तों। चलिए दूसरा देखेंगे हम लोग कि कुशल कूटनीति और वैवाहिक संबंध। सिंहासन पर बैठते ही ऐबक के सामने मोहम्मद गोरी के 2 अन्य शक्तियां सेनापति, जो कि ताजुद्दीन यजदौल यानी गजनी का शासक, और नासिरुद्दीन कुबाचा जो कि सिंध और मुल्तान का शासक था, ये दोनों एक बड़ी चुनौती थी। ऐबक ने युद्ध के बजाय कूटनीति का सहारा लिया, यानी वो युद्ध करने के बजाय कूटनीति का सहारा लिया। क्या किया उसने? खुद यल्दोज की पुत्री से विवाह कर लिया। अपनी बहन का विवाह नासिरुद्दीन कुबाचा से करवा दिया, यानी वो जो है कूटनीति राजनीति चला, यानी अपना विवाह कर लिया था यल्दोज की पुत्री से, और अपनी बहन का विवाह जो है वो नासिरुद्दीन कुबाचा से करवा दिया ताकि रिश्ता बन जाए और उससे जो है ये जो हमारा 2 बड़ी चुनौती थी वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। देखिए अपनी पुत्री का विवाह अपने सबसे योग्य और वफादार दास इल्तुतमिश से किया, यानी और अपना पुत्री जो है यानी अपनी बेटी का विवाह जो है इल्तुतमिश से करवा दिया, जिसे उसने बदाबू का गवर्नर नियुक्त भी किया। इस त्रिस्तरीय वैवाहिक नीति ने उसके साम्राज्य को आंतरिक विद्रोहों से बचा लिया, यानी आंतरिक विद्रोह जो होने वाला था उस चीज़ों से ये बच गया। चलिए तीसरा हो गया कि सैन्य अभियान और साम्राज्य सुदृढ़ीकरण दोस्तों। तो सुल्तान बनने से पहले और बाद में ऐबक ने उत्तर भारत में तुर्की साम्राज्य का अभूतपूर्व विस्तार किया। देखिए राजपूत विद्रोह का दमन, तो उसने अजमेर, मेरठ, रणथंभौर और दिल्ली में हुए राजपूत
शासकों के विद्रोहों को कड़ाई से कुचला, यानी उसे जो है दमन किया, उसे हराया। ठीक है, चलिए फिर है बुंदेलखंड की विजय दोस्तों, जो कि 1202 से 1203 माना जाता है। में उसने चंदेल राजा परम त्रिदेव को हराकर ऐतिहासिक कलिंजर दुर्ग, महोबा और खंजूर राहों पर अधिकार प्राप्त कर लिया। ठीक है, अधिकार कर लिया उसे हराकर, ठीक है, युद्ध में हराकर। फिर अगला हो गया कि बंगाल और बिहार का विजय। तो ऐबक के कुशल नेतृत्व में ही उसके शासक सेनापति इफ्तिखारुद्दीन बख्तियार खिलजी ने भारत, यानी भारत का जो बिहार और बंगाल है उस पर विजय प्राप्त की और उसे दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना लिया था। ठीक है, चलिए चौथा देखेंगे। चौथा स्तंभ जो हमारा है दोस्तों वो है उदारता और जन कल्याणकारी कार्य। तो महान समकालीन इतिहासकार मिनहाज उस सिराज के अनुसार ऐबक न केवल एक कुशल औधा था, यानी ना सिर्फ एक अच्छा औधा था, बल्कि अत्यंत दयालु और न्यायप्रिय शासक भी था। उनके द्वारा देखिए क्या क्या किया गया था। तो लाख बख्श की उपाधि, वह अपनी प्रजा और विद्वानों के प्रति बेहद ही उदार था। अपनी असीम दानशीलता के कारण इतिहास में उसे लाख बख्श यानी दान करने वाला, यानी लाखों का दान करने वाला तथा हातिम द्वितीय कहा गया है। ठीक है, इन्हीं कारणों से उसे लाख बख्श कहा गया है और साथ ही साथ हातिम द्वितीय कहा गया है। चलिए सांस्कृतिक संरक्षण देखा जाए तो उसने हसन निजामी, यानी उन्होंने ताज उल मासीर लिखी और फ़ख्र ए मुदब्बिर जैसे महान विद्वानों को अपने दरबार में संरक्षण दिया। चलिए अगला हमारा स्तंभ हो गया कि कला और वास्तुकला में इनका क्या योगदान रहा। तो भारत में इको इस्लामिक वास्तुकला यानी कि तुर्क हिंदू शैली की शुरुआत का वास्तविक श्रेय जो है वो ऐबक को ही जाता है, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को ही जाता है। उन्होंने जो है कुतुब मीनार शुरू किया। देखिए तो ये जो कुतुब मीनार यानी दिल्ली में, तो उसने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काफ़ी के सामने, यानी उसके सम्मान में दिल्ली में कुतुब मीनार की आधारशिला रखी, यानी इसकी शुरुआत की। यद्यपि उसकी केवल पहली मंजिल ही बनवा पाया, शेष काम जो है इल्तुतमिश ने पूरा किया था। यानी इन्होंने जो है कुतुब मीनार बनाना शुरू किया, लेकिन ये जो है पूरा नहीं बना पाए, सिर्फ एक मंजिल बनाए। उनके बाद इनका राज्यकाल या फिर इनका मौत हो गया। ठीक है, उसके बाद जो पूरा काम है वो इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, चलिए फिर हो गया कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दोस्तों, जो कि दिल्ली में। तो यह दिल्ली में निर्मित उत्तर भारत की पहली इस्लामी मस्जिद थी, जो स्थापत्य कला का एक बहुत ही बेजोड़ नमूना था, बेजोड़ समझ लीजिए उदाहरण है। फिर है 2.5 दिन का झोनपड़ा। ठीक है, तो अजमेर में उसने अजमेर में एक प्राचीन संस्कृत विद्यालय की इमारत को मस्जिद के रूप में बदल दिया, यानी परिवर्तित करवा दिया, जो अपनी त्वरित निर्माण अवधि के लिए प्रसिद्ध है। यानी एक संस्कृत विद्यालय को जो है मस्जिद के रूप में परिवर्तित करवा दिया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलिए निष्कर्ष थोड़ा सा देख लेते हैं। निष्कर्ष लिखा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक एक साहसी विजेता और दूरदर्शी शासक था। मात्र 4 वर्ष के छोटे शासनकाल में उसने भारत में पहले स्वतंत्र तुर्क साम्राज्य की मजबूत नींव रखी। उसने कूटनीति और अपनी दानवीरता से जनता और अमीरों का दिल जीता दोस्तों। भले ही दिल्ली सल्तनत को बड़ा रूप इल्तुतमिश ने दिया था, लेकिन उसकी शुरुआत जो है वो ऐबक ने ही की थी। इसलिए ऐबक को दिल्ली सल्तनत का असली निर्माता माना जाता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 100% आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा जो हमारा है कि इल्तुतमिश की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। तो चलिए इनका पूरा नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो कि इनका शासनकाल रहा था 1211 से लेकर 1236 तक, जो गुलाम वंश का सबसे महान राजा था और उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यानी इल्तुतमिश को जो है वो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक यानी कि ओरिजिनल संस्थापक माना जाता है। वह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और एक बहुत ही समझदार गुलाम भी था। ऐबक की अचानक मौत के बाद जब साम्राज्य टूटने के कगार पर था, तब इल्तुतमिश ने गद्दी संभाली, यानी राज्यकाल संभाला, गद्दी संभाली। उसने अपने 25 साल के शासनकाल में न केवल बाहरी आक्रमणों से देश को बचाया, बल्कि सिक्के, टैक्स और प्रशासन की नई प्रणालियां भी शुरू करके दिल्ली सल्तनत को एक मजबूत और टिकाऊ साम्राज्य बनाने का भी इल्तुतमिश ने काम किया था, शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। ठीक है,
चलिए इल्तुतमिश की उपलब्धियों के बारे में देखेंगे। तो इल्तुतमिश की उपलब्धियां निम्नलिखित है दोस्तों, देखिए जिसमें पहला हमारा कि साम्राज्य की सुरक्षा और दुश्मनों का दमन। सिंहासन पर बैठते ही इल्तुतमिश के सामने अपने ही प्रतिद्वंदियों की भारी चुनौती थी। उसने अपनी सैन्य कुशलता से इन सभी खतरों को समाप्त किया। कैसे किया, क्या क्या थी, तो देखिए पहला था कि दिल्ली को राजधानी बनाना। उसने सबसे पहले सल्तनत की राजधानी को लाहौर से दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, स्थानांतरित कर दिया, यानी जो लाहौर राजधानी था उसे बदल के दिल्ली कर दिया। इससे दिल्ली भारतीय राजनीति और साम्राज्य का केंद्र बन चुका था, यानी बन गया। फिर हो गया अल्दोज की पराजय। ताइरान का तृतीय युद्ध जो कि 1215 में हुआ था, तो गजनी के शासक तायुद्दीन अजदौला ने ठीक है, तायुद्दीन अल्दोज ने दिल्ली पर दावा ठोका था। इल्तुतमिश ने तायान के मैदान में उसे बुरी तरीका से पराजित करके बंदी बना लिया, यानी पूरी तरीका से हरा के उसे बंदी बना लिया, जिससे गजनी का खतरा हमेशा के लिए टल गया। फिर हो गया कुबाचा का अंत दोस्तों, जो कि 1228 में हुआ था। तो सिख और मुल्तान के शक्तिशाली शासक नासिरुद्दीन कुबाचा को हराकर इल्तुतमिश ने सिंध नदी में डूबने पर विवश कर दिया था उसे, यानी उसे ऐसा हराया कि लास्ट में उसे सिंध नदी में डूबना पड़ गया था, ठीक है, और उसके क्षेत्र को दिल्ली में मिला लिया था, ठीक है। चलिए आगे दूसरा हो गया हमारा मंगोल संकट से रक्षा और चंगेज खान की कूटनीति, जो कि 1221 मानी जाती है। तो इल्तुतमिश की सबसे बड़ी कूटनीतिक सफलता भारत को मंगलों के भीषण विनाश से बचाना था दोस्तों, जो कि 1221 ईस्वी में क्रूर मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान खवारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन मंगबार्नी का पीछा करते हुए भारत की सीमा यानी सिंध तक आकर पहुंच गया था। तो मांगबरनी ने इल्तुतमिश से दिल्ली की शरण मांगी, यानी शरण दीजिए हमें, ऐसा मांगा, ठीक है। लेकिन इल्तुतमिश ने दूरदर्शिता दिखाते हुए बड़ी विनम्रता से शरण देने से मना कर दिया। उसने सीधे बोल दिया कि हमें शरण नहीं देना। उसने कहा कि दिल्ली की जलवायु आपके अनुकूल नहीं है। इससे चंगेज खान संतुष्ट होकर वापस लौट गया और नवजात दिल्ली सल्तनत तबाह होने से बच गया। यानी उसने सिर्फ इतना कहा कि दिल्ली का जलवायु जो है वो आपके लिए अनुकूल न है, और यही सुनते हुए चंगेज खान जो है वो वापस लौट गया और दिल्ली सल्तनत जो है वो तबाह होने से बच गई। फिर चलिए अगला हो गया हमारा कि प्रशासनिक और संस्थागत सुधार दोस्तों। तो इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने सल्तनत को एक मजबूत और व्यवस्थित ढांचा देने का काम किया, जिसमें एकता प्रणाली। उसने पूरे साम्राज्य को छोटे बड़े प्रांतों में विभाजित किया, जिसे एकता कहा जाता है। इसके शासकों को नगद वेतन के बजाय जमीन दी जाती थी, यानी जो भी शासक हुआ करते थे उसे नगद वेतन नहीं बल्कि उसके बदले जमीन दी जाती थी। तो इस व्यवस्था से केंद्रीय कंट्रोल मजबूत हुआ और राजस्व वसूलना आसान भी हो गया था। फिर देखिए अगला है दोस्तों तुर्कान ए चिलगामी, जिसको चलीसा दल भी बोलते हैं। अपने प्रति वफादार अमीरों का एक वर्ग तैयार किया, एक समूह तैयार किया। उसने अपने 40 विश्वसनीय और योग्य तुर्क दासों का एक शक्तिशाली संगठन बनाया। यह दल जो है दोस्तों वो प्रशासन चलाने और विद्रोहों को दबाने में सुल्तान का दाहिना हाथ था, यानी वो काम करता था कोई भी प्रशासन वगैरह चलाने में, विद्रोह वगैरह को दबाने में ये 40 विश्वसनीय दास जो थे वो काम करते थे, यानी चलीसा दल काम करता था। चलिए अगला है मौद्रिक सुधार। तो शुद्ध अरबी के सिक्के। तो इल्तुतमिश भारत का पहला ऐसा तुर्क शासक था जिसने व्यवस्थित रूप से शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने का काम किया। देखिए उसने चांदी का टक्का जो कि लगभग 175 ग्रेन का हुआ करता था और तांबे का जीतल नाम के प्रमाणिक सिक्के चलाए। सिक्के पर तलसाल का नाम लिखने की परंपरा भी उसी से शुरू हुआ, यानी इल्तुतमिश ने ही शुरू करवाया था। चलिए अगला हमारा जो उपलब्धि है वो है दोस्तों कि खलीफा से वैधानिक मान्यता, जो कि 1229 में। तो 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बगदाद के अब्बासी खलीफा यानी उल मुंतसिर बिल्हा से खिलियत यानी मान्यता पात्र और सुल्तान ए आजम यानी कि महान सुल्तान की उपाधि इन्होंने प्राप्त की थी 1229 में। इस धार्मिक और कानूनी मान्यता के बाद वह दिल्ली का पहला वैधानिक सुल्तान बना। अब कोई भी तुर्क अमीर उसकी सत्ता को चुनौती नहीं दे सकता था।
चलिए अगला उपलब्धि है दोस्तों कि साम्राज्य विस्तार और राजपूतों पर विजय। तो देखिए अपने साम्राज्य को सुरक्षित करने के बाद उसने उत्तर और मध्य भारत में विजय अभियान चलाया, जिसमें हो गया हमारा बंगाल विजय। तो बंगाल के विद्रोही शासक गयाउद्दीन को हराकर उसने बंगाल को फिर से दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिया, यानी अपने साम्राज्य में मिला लिया था दोस्तों। ठीक है, फिर देखिए राजपूत राज्यों पर नियंत्रण, उसने रणथंभौर जो कि 1226 ईस्वी में उसे भी जो है अपने कंट्रोल में कर लिया था। मंदोर को, जलोर, बयाना और ग्वालियर के किलों पर दोबारा अधिकार स्थापित किया। उसने मलावा और उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर पर भी आक्रमण करने का काम किया था। ठीक है, चलिए अगला हमारा जो उपलब्धि है वो है दोस्तों कि कला, साहित्य और वास्तुकला का संरक्षण। तो कुतुब मीनार का निर्माण, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मीनार बनाया था जो शुरू किया था, लेकिन वो पूरी तरीक़ा से मंजिल नहीं बना पाया था, तो इसे पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश ने इसे 3 और मंजिलें देकर पूरा करवाने का काम किया। उसने बदायूं के प्रसिद्ध जामा मंदिर और अजमेर के अंतरकिन का दरवाज़ा भी इसने ही बनवाया था, इल्तुतमिश ने। उसने अपने दरबार में मिनहाज उस सिराज यानी उन्होंने तबाकात ए नासिरी लिखी और मालिक ताजुद्दीन जैसे महान विद्वानों को आश्रय भी देने का काम किया। मलिक ताजुद्दीन है। ठीक है, चलिए निष्कर्ष थोड़ा सा देख लेते हैं। निष्कर्ष लिखा है दोस्तों कि इल्तुतमिश एक बहुत ही समझदार और बहादुर राजा था। उसने मुश्किल समय में गद्दी संभाली और दिल्ली सल्तनत को बिखरने से बचाया। उसने न केवल दुश्मनों को हराया दोस्तों, बल्कि इक्ता प्रथा, फिर हो गया चलीसा दल और नए सिक्के चलाकर देश को एक मजबूत शासन व्यवस्था भी दी। ऐबक ने जिस साम्राज्य की शुरुआत की थी उसे असली मजबूती इल्तुतमिश ने ही दी, इसलिए उन्हें दिल्ली सल्तनत का असली निर्माता माना जाता है, ओरिजिनल संस्थापक माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि रजिया सुल्तान की जीवनी एवं उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो चलिए समझेंगे। आंसर है दोस्तों कि रजिया सुल्तान, जिनका शासनकाल जो है 1236 से लेकर 1240 तक माना जाता है, भारत के इतिहास की एक बेहद बहादुर महिला थी। वह दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी महिला शासक थी, यानी ये रजिया सुल्तान जो है वो दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी महिला शासक थी। वह गुलाम वंश के महान राजा इल्तुतमिश की बेटी थी, जिन्होंने रजिया के योग्यता को देखकर उसे अपना अधिकारी चुनने का काम किया था। उस जमाने में जब केवल पुरुष का ही राज हुआ करता था, रजिया ने रूढ़िवादी सोच को चुनौती देकर दिल्ली की गद्दी को संभाली। भले ही उन्होंने केवल 3.5 साल का ही शासन किया, लेकिन अपनी वीरता और साझेदारी यानी समझदारी से उन्होंने इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया। चलिए इनके बारे में और भी डिटेल देखते हैं, इनकी जीवनी देखेंगे। तो रजिया सुल्तान का जीवनी दोस्तों, तो जन्म और माता पिता। तो रजिया का जन्म जो है 1205 ईस्वी को के आसपास हुआ था। वह दिल्ली सल्तनत के महान सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश और तुर्कान खातून यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री की बेटी थी। चलिए आगे देखेंगे कि पालन पोषण और इसकी शिक्षा। तो इल्तुतमिश अपनी बेटी की प्रतिभा से भली भांति परिचित था, यानी उसके प्रतिभा के बारे में अच्छे से जानता था। उन्होंने रजिया को बेटे की तरह पाला। रजिया के बचपन में ही सैन्य कला, घुड़सवारी, तिरंगबाजी, कूटनीति और प्रशासनिक कार्यों की उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। उत्तराधिकारी घोषित होना। तो 1231 ईस्वी में जब इल्तुतमिश ग्वालियर अभियान पर गए तो उन्होंने दिल्ली का कार्यभार रजिया को सौंपा। रजिया के बेहतरीन प्रशासन से प्रभावित होकर इल्तुतमिश ने अपने अयोग्य बेटे को छोड़कर, यानी अपना अयोग्य बेटा को छोड़कर रजिया को अपना आधिकारिक उत्तराधिकारी घोषित किया और चांदी के सिक्के पर उनका नाम भी अंकित करवाया, उसका नाम भी लिखवाया। ठीक है, फिर देखिए सिंहासन पर बैठना दोस्तों। तो 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद तुर्क अमीरों के रजिया के बजाय उसके अयोग्य भाई रुकानुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठा दिया गया, यानी उनके पिताजी की मृत्यु के बाद तो रजिया के बजाय किसे बैठा दिया गया? तो उनका अयोग्य भाई जो है रुकानुद्दीन फिरोज, उसको जो है गद्दी पर बैठा दिया गया। लेकिन रुकनुद्दीन के कुशासन से तंग आकर रजिया ने दिल्ली की जनता के सामने न्याय की गुहार लगाई।
दिल्ली की जनता और सेना के सहयोग से नवंबर 1236 ईस्वी में रजिया सुल्तान दिल्ली की शासिका बन गई। यानी पहले तो उसके भाई को बनाया गया, लेकिन वही कुशासन वगैरह से तंग आकर रजिया ने दिल्ली की जनता से न्याय की गुहार लगाई कि हमें न्याय चाहिए। उसके बाद नवंबर में उन्होंने जो है दिल्ली की शासिका बनी, उन्हें जो है साम्राज्य मिला। चलिए रजिया सुल्तान की उपलब्धियों के बारे में देख लेते हैं। तो रजिया सुल्तान की प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित है। जो पहला हो गया कि विद्रोहियों और तुर्क अमीरों का दमन। तो रजिया की सुल्तान बनते ही बदायूं, मुल्तान, हांसी और लाहौर के शक्तिशाली तुर्क गवर्नरों यानी अमीरों ने महिला शासक के विरोध में दिल्ली को घेर लिया। फिर देखिए इसका कूटनीति विजय। रजिया ने सीधे युद्ध करने के बजाय कूटनीति का सहारा लिया। उसने विद्रोहों अमीरों के गुट में फूट डलवा दिया, यानी आपस में ही लड़वा दिया नियंत्रण। इस कूटनीति से विद्रोही भाग खड़े हुए। रजिया ने वफादार अधिकारियों के ऊंचे पद पर नियुक्त कर पूरे साम्राज्य पर अपना कंट्रोल कर लिया। यानी ऊंचे पदों पर जो है अधिकारी को नियुक्त करके पूरे साम्राज्य को अपना कंट्रोल मजबूत कर लिया था। चलिए दूसरा हो गया कि कुशल प्रशासनिक और सामाजिक सुधार। तो देखिए पर्दा प्रथा का त्याग। तो रजिया एक रूढ़िवादी महिला बनकर शासन नहीं करना चाहती थी। उन्होंने पारंपरिक महिला वस्त्रों और पर्दा प्रथा को पूरी तरीका से त्याग दिया। दरबार का संचालन वह पुरुषों की तरह रुबा यानी कोट चोंगा वगैरह और कुल्हा यानी पगड़ी वगैरह पहनकर खुले दरबार में बैठती थी और खुद प्रशासनिक और न्यायिक मामलों का फैसला वगैरह भी करती थी रजिया सुल्तान। देखिए गैर तुर्क वर्ग को बढ़ावा। तुर्क अमीर यानी चलीसा दल जो था उसको बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए उन्होंने गैर तुर्क मुसलमानों को ऊंचे पद दिए, यानी ऊंचे पद पर नियुक्त किया। उन्होंने एक अफ्रीकी हबसी दास जिमालुद्दीन कायुत को अमीर ए खगूर यानी शाही अस्तबल का प्रधान नियुक्त किया, जिससे वह उनका सबसे वफादार सहयोगी भी बना। चलिए तीसरा क्या है, तीसरा उपलब्धि है दोस्तों साम्राज्य विस्तार और कानून व्यवस्था। तो देखिए सैन्य नेतृत्व। तो रजिया केवल महलों में नहीं रहती थी बल्कि युद्ध के मैदान में खुद सेना का नेतृत्व वगैरह भी किया करती थी। उन्होंने रणथंभौर के राजपूतों के खिलाफ सफल सैन्य अभियान भेजा और खोए हुए क्षेत्रों पर फिर से कंट्रोल पाने का काम किया। आगे देखिए शांति और समृद्धि। समकालीन इतिहासकार मिनहाज उस सिराज के अनुसार रजिया के शासनकाल में पूरे देश में कानून व्यवस्था इतनी मजबूत हो गई थी कि लखनौती यानी बंगाल से लेकर देवल यानी सिंध तक सभी ने सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अगला जो है दोस्तों वो हमारा है कि शिक्षा और कला को प्रोत्साहन दिया गया। तो रजिया खुद एक विदुषी महिला थी। उन्होंने अपने शासनकाल में शिक्षा के प्रसार के लिए कई मदरसों, विद्यालयों और लाइब्रेरी वगैरह की स्थापना करवाई थी रजिया सुल्तान ने। उन्होंने अपने दरबार में कवियों, दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को शाही संरक्षण भी प्रदान करने का काम किया। चलिए अब इनका थोड़ा सा मृत्यु और पतन के बारे में देख लेते हैं। तो रजिया की सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वह एक महिला थी और उस दौर में जो घमंडी तुर्क अमीर हुआ करते थे जो कि चालीसा दल वगैरह, वो एक महिला के आदेश को पालन करना अपनी तौहीन समझते थे, अपनी बेइज्जती समझते थे। ठीक है, तो उसी का नतीजा रहा क्या रहा, तो भटीका का विद्रोह। तो भटीका के गवर्नर इफ्तिखारुद्दीन अल्तुनिया ने रजिया के खिलाफ विद्रोह कर दिया। युद्ध के दौरान याकूत मारा गया और रजिया को बंदी बना लिया गया। फिर अल्लुनिया से विवाह। विपरीत परिस्थिति में रजिया ने कूटनीति दिखाते हुए अल्लुनिया से विवाह कर लिया और उसकी मदद से दोबारा दिल्ली की गद्दी हासिल करने की कोशिश की रजिया सुल्तान ने। फिर देखिए मृत्यु इनका दोस्तों जो कि 1240 में इनका मृत्यु हुआ था। तो रजिया के भाई बलराम शाह ने शाही सेना के साथ उसे पराजित कर दिया। यानी बलराम शाह जो है वो शाही सेना के साथ मिलकर रजिया सुल्तान को जो है वो पराजित कर दिया। अक्टूबर 1240 ईस्वी में जब रजिया और अल्तुनिया वापस लौट रहे थे तब कैथल यानी कि हरियाणा के पास कुछ डाकुओं ने या फिर षड्यंत्रकारियों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई और उनका मृत्यु हो गया। चलिए निष्कर्ष थोड़ा सा देख लेते हैं। निष्कर्ष लिखा है दोस्तों कि रजिया सुल्तान एक बहुत ही साहसी और बुद्धिमान शासिका थी। उनमें एक महान राजा के सभी गुण मौजूद थे। उस दौर में पुरुष और तुर्क अमीरों के कड़े विरोध के बावजूद उन्होंने अपनी योग्यता के दम पर दिल्ली पर राज किया।
भले ही उनका शासनकाल एक छोटा रहा, लेकिन समाज की रूढ़िवादी सोच को चुनौती देकर इतिहास में पहली महिला सुल्तान बनना ही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा दोस्तों। तो ये देखिए क्वेश्चन दो तरीका से पूछता है, आपको आंसर एक ही लेना। क्वेश्चन ये है कि बलबन के राजस्व सिद्धांत की विवेचना कीजिए, या तो आपको पूछ लेगा कि बलबन की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, तब आपको यही लिखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका आंसर समझेंगे। तो गयाउद्दीन बलबन इनका पूरा नाम है, ठीक है। तो गुलाम वंश का एक बहुत ही शक्तिशाली और सख्त सुल्तान था। जब वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो देश में हर तरफ जो है दोस्तों वो अशांति थी और राजा का सम्मान पूरी तरीका से खत्म हो चुका था। यानी चारों तरफ अशांति फैली हुई थी, राजा का सम्मान वगैरह, रिस्पेक्ट वगैरह पूरी तरीका से खत्म हो चुका था। तो इस समस्या को सुधारने के लिए बलबन ने एक नया नियम बनाया जिसे राजस्व सिद्धांत कहा जाता है। और इस सिद्धांत का सीधा उद्देश्य था कि सुल्तान के पद को ऊंचा, डरावना और शक्तिशाली बनाना, ताकि फिर से जो है इनका सम्मान जो है वापस आ सके, ठीक है। यानी राजा का सम्मान जो है वापस आ सके, ताकि प्रजा और अमीर यानी दरबारी वगैरह सुल्तान के हर हुक्म को पालन करे और कोई विद्रोह करने का हिम्मत भी ना करे। चलिए बलबन के राजस्व सिद्धांत की विशेषताएं देखेंगे। अगर आपको उपलब्धि पूछा जाए तो आपको यहाँ टाइटल लिखना है, यानी यहाँ ऊपर में आपको लिखना है दोस्तों कि बलबन के प्रमुख उपलब्धियां। तो बलबन के इस सिद्धांत की विशेषताएं निम्नलिखित है। देखिए पहला हो गया हमारा राजा के दैवीय सिद्धांत। तो बलबन का मानना था कि राजा का पद जो है वो ईश्वर द्वारा दिया जाता है। इसे स्थापित करने के लिए दो उपलब्धियां धारण की, जो कि नियाबत ए खुदाई। इसका अर्थ है दोस्तों कि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, ऐसा इसका अर्थ है। चलिए दूसरा है कि जिल ए इलाही। इसका अर्थ है कि सुल्तान जो है वो ईश्वर की छाया है। उसका कहना था कि सुल्तान के काम की जांच केवल ईश्वर कर सकता है, कोई आम जनता, आम इंसान या फिर अमीर वगैरह नहीं कर सकता है, ठीक है। दूसरा हो गया सुल्तान की प्रतिष्ठा और उच्च वंश की नीति। तो बलबन ने सुल्तान के पद को आम लोगों से बहुत दूर किया। गंभीर व्यवहार, तो उसने दरबार में हंसना, मुस्कुराना और मजाक वगैरह करना पूरी तरीका से बंद कर दिया। वह खुद भी कभी दरबार में नहीं हंसा करते थे। चलिए फिर क्या हुआ कि उच्च वंश का दावा। तो उसने खुद को तुर्किस्तान के प्रसिद्ध पौराणिक वंश यानी कि अफरासियाब, ठीक है, अफरासियाब का वंशज घोषित किया। उसका कहना था कि जब भी वह किसी नीच वंश की व्यक्ति को देखता है तो गुस्से से उसका हाथ तलवार चल जाता है, यानी गुस्से से उसका हाथ से तलवार चल जाता है, ऐसा उनका कहना था। ईरानी प्रथाओं की शुरुआत। दरबारियों और तुर्क अमीरों के घमंड को तोड़ने के लिए उसने गैर इस्लामी ईरानी यानी पारसी परंपराओं लागू किया, जिसमें हमारा है सिजदा। तो सुल्तान के सामने घुटने के बल पर बैठकर सिर झुकाना दोस्तों। फिर है पबोस, ठीक है, यानी पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैरों को चूमना। तो ये सब जो है परंपराएं लागू किया। फिर है नवरोज उत्साह। तो उसने दरबार में भव्यता बढ़ाने के लिए ईरानी नववर्ष यानी नवरोज मनाना शुरू कर दिया। चलिए अगला देखेंगे इनकी नीति का दोस्तों। तो अगला है हमारा कि लौह और रक्त की नीति। तो विद्रोहियों, डाकुओं और मंगलों से निपटने के लिए बलबन ने कठोर लौह और रक्त की नीति अपनाई। उसने दिल्ली के आसपास मेवाती डाकुओं और राजपूत विद्रोहियों का बेरहमी से कत्ल कर दिया। सुल्तान के आदेश की अवहेलना करने वाले सीधे मृत्यु दिए जाते थे, यानी उनका आदेश का कोई भी अवहेलना करता था तो उसे डायरेक्ट मृत्यु दंड दे दिया जाता था और उसके परिवार को गुलाम बना लिया जाता था। अगला देखिए हमारा ये है दोस्तों कि चालीसा दल यानी तुर्कान ए चिहलगामी का अंत। तो इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए 40 अमीर तुर्क यानी कि जो चालीसा दल का गठन किया गया था उसे बलबन ने पूरी तरीका से समाप्त कर दिया। देखिए आगे लिखा कि वह जानता था कि जब तक यह दल रहेगा सुल्तान कभी सुरक्षित और निरंकुश नहीं रह सकता। उसने इस दल के बड़े बड़े अमीरों को छोटे छोटे अपराधों के लिए कड़े दंड देकर खत्म कर दिया। अगला हमारा हो गया कि सुदृढ़ गुप्तचार व्यवस्था यानी स्पाई वगैरह का व्यवस्था दोस्तों, जिसमें कि बलबन ने पूरे साम्राज्य में जासूसी का एक बहुत बड़ा जाल बिछाया। ये जासूस सीधे सुल्तान को रिपोर्ट किया करते थे। अमीरों और गवर्नरों की हर गतिविधि पर नज़र रखी जाती थी, जिससे विद्रोह
की संभावना ही खत्म हो गई। ठीक है, चलिए आगे हमारा हो गया कि आर्थिक व्यवस्था और न्यायप्रियता। तो राजस्व यानी टैक्स वसूली वगैरह। तो बलबन ने सेना को मजबूत करने के लिए टैक्स वसूलने की व्यवस्था को कड़ा किया। उसने भ्रष्ट अधिकारियों को हटाकर ईमानदार वफादारों की नियुक्ति की। निष्पक्ष न्याय। तो राजस्व सिद्धांत के तहत वह न्याय के मामले में बहुत ही सख्त था। यदि उसका कोई करीबी रिश्तेदार या फिर बड़ा अमीर भी जनता पर जुल्म करता था, यानी अमीर किन्हें बोलता है, तो जमींदार वगैरह, साहूकार वगैरह को अमीर बोला जा रहा है इसमें, ये समझिएगा। ठीक है, ये सब लोग अगर जनता पर जुल्म करता था तो वह उसे सारेआम कोड़े लगवाने या फिर मौत की सजा देने से पीछे नहीं हटता था। तो ये इसका निष्पक्ष न्याय था। ये सभी इसकी उपलब्धियां या तो आप इसका समझ सकते हैं, सिद्धांत है दोस्तों। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष लिखा है कि बलबन का सिद्धांत पूरी तरीका से डर और सम्मान पर टिका था। अपनी कठोर नीति जैसे कि सिजदा, पबोस और चालीसा का अंत से उसे सुल्तान के पद की खोई हुई इज्जत वापस लौटाई और साम्राज्य को बिखरने से भी बचाया। भले ही उसका तरीका थोड़ा सा क्रूर था, लेकिन उस समय दिल्ली सल्तनत को मजबूत करने के लिए यह व्यवस्था बहुत ही जरूरी था। तो ये हमारा बलबन का उपलब्धि या फिर बलबन का जो है वो राजस्व सिद्धांत है दोस्तों। चलिए आगे अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा कि अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व एवं बाजार नीति की विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, यानी कि जब 22 से 26 वालों का एग्जाम हुआ था तब ये क्वेश्चन पूछा जा चुका था, तो इसलिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग समझेंगे दोस्तों। तो देखिए आंसर है कि दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का सबसे प्रतापी शासक अलाउद्दीन खिलजी, जिनका शासनकाल 1296 से लेके 1316 ईस्वी तक माना जाता है, अपने साहसिक आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों के लिए इतिहास में ये प्रसिद्ध हैं। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक तारिख ए फिरोज शाही, यानी इनका एक पुस्तक लिखा गया तारिख ए फिरोज शाही से इन सुधारों की मुख्य जानकारी मिलती है। यानी इनके द्वारा जो सुधार किए गए हैं, चाहे वो राजस्व सुधार हो या फिर बाजार नीति सुधार, तो ये सभी का इसमें जानकारी मिलता है इस किताब में दोस्तों। तो अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य उद्देश्य था कि साम्राज्य का विस्तार करना और भारत को मंगोल आक्रमणों से सुरक्षित रखना था। इसके लिए उसने एक विशाल अस्थायी सेना तैयार की, जिसके भरण पोषण के लिए उसने 2 दूरगामी नीतियां लागू की, राजस्व नीति और दूसरा हो गया बाजार नियंत्रण नीति। ठीक है, दोनों के बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे, यानी इस क्वेश्चन में हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल ही देख लेंगे, चाहे आर्थिक सुधार हो, चाहे आपका राजस्व नीति हो, बाजार नीति हो, प्रशासनिक व्यवस्था हो, हर एक चीज़ देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए आर्थिक सुधारों की मुख्य उद्देश्य, यानी जो आर्थिक सुधार हुआ था उसके पीछे क्या उद्देश्य था। तो देखिए लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी की नीतियाँ किसी जन कल्याण की भावना से प्रेरित नहीं थी, बल्कि उनके पीछे शुद्ध राजनीतिक और सैन्य कारण थे। क्या क्या कारण थे, तो देखिए विशाल अस्थायी सेना का गठन, तो मंगोलों को रोकने और नए राज्यों को जीतने के लिए एक बड़ी सेना जरूरी था, तो उन्होंने जो है एक बड़ी अस्थायी सेना का गठन किया। फिर देखिए आगे हो गया कि कम वेतन में सेना का गुजारा, राजकोष पर बोझ डाले बिना सैनिकों को नगद वेतन देना था, इसलिए दैनिक वस्तुओं के दाम कम करना अनिवार्य था, तभी ज़्यादा बिक्री होगा और उसी से जो है नगद वेतन जो है वो दिया जाएगा, किसे, तो सैनिकों को। ठीक है, फिर है दोस्तों कि विद्रोहों पर लगाम, तो सुल्तान का मानना था कि धन की अधिकता के कारण ही अमीर और जमींदार विद्रोह करते हैं, इसलिए उनकी आर्थिक शक्ति को कमजोर रखना बहुत ही जरूरी है। तो ये इनका आर्थिक सुधारों का महत्व था, उद्देश्य था। चलिए आगे देखेंगे अब इनका अलाउद्दीन खिलजी का राजस्व नीति, जिसको दोस्तों भू राजस्व नीति भी कहा जाता है। भू राजस्व नीति या फिर राजस्व नीति दोनों सेम है। तो चलिए लिखा है कि अलाउद्दीन ने दिल्ली सल्तनत की कर व्यवस्था को पूरी तरीका से बदल दिया। उसकी राजस्व नीति निम्नलिखित है, क्या क्या है, तो देखिए मसाहत यानी भूमि की पैमाइश, वह पहला सुल्तान था जिसने कृषि योग्य भूमि का वैज्ञानिक नाप जोख करवाई, जिसे मसाहत कहा गया। इसके लिए बिस्वा को मानक इकाई बनाया गया और वास्तविक उपज के आधार पर लगान वगैरह यानी टैक्स वगैरह भी तय हुआ था दोस्तों। चलिए भारी कर निर्धारण यानी 50% खराज, उसने भू राजस्व खराज की दर बढ़ाकर कुल उपज का आधा यानी 50% कर दिया।
लगान को अनाज के रूप में वसूलने पर अधिक जोर दिया गया, यानी टैक्स को जो है वो अनाज के रूप में वसूला जाएगा ताकि सरकारी गोदाम भरे रहे, अनाज भरा रहे। फिर हो गया नए करों की शुरुआत, यानी नए टैक्स वगैरह की शुरुआत। तो खराज के अलावा उसने 2 नया टैक्स भी लगाया। पहला हो गया घरी कर दोस्तों, यानी घरों और झोपड़ियों पर भी टैक्स लगवा दिया। फिर है चराई कर, यानी जो पशु वगैरह पालते थे, दुधारू पशु जैसे कि गाय, बैल, बकरियां वगैरह, तो उन सभी चीज़ों पर भी जो है वो टैक्स लगा दिया। चलिए अगला हो गया कि बिचौलियों के विशेषाधिकारों का अंत। तो ग्रामीण क्षेत्रों के पारंपरिक जमींदार, जिनको खून तो हो गया, मुकदम और चौधरी वगैरह के टैक्स वसूलने के विशेषाधिकार छीन लिए गए। अब उन्हें आम इंसानों की तरह टैक्स देना पड़ रहा था। खलासा भूमि का विस्तार दोस्तों, तो सुल्तान ने अमीरों और धार्मिक गुरुओं को दान में दी गई जमीन, ईमान वगैरह, वफ वगैरह को जब्त करके सीधे केंद्र के नियंत्रण वाली भूमि यानी खलासा भूमि में बदल दिया, यानी उसके जो है अपने कंट्रोल में ले लिया, जिससे राज्य की आय और भी बढ़ गई। फिर आगे देखिए दीवान ए मुस्तखराज विभाग। तो देखिए राजस्व विभाग से भ्रष्टाचार खत्म करने और बकाया कर की वसूली के लिए इस विशेष विभाग की स्थापना की गई थी। तो ये सभी जो है दोस्तों वो हमारा राजस्व नीति है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी का राजस्व नीति या फिर भू राजस्व नीति। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे इनका जो है बाजार नियंत्रण नीति के बारे में दोस्तों। तो देखिए सैनिकों को कम वेतन देने के बाद भी उनका जीवन सुचारू रूप से चलाने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में दैनिक उपयोग की सभी सुविधाओं यानी सभी वस्तुओं के दाम जो है वो निश्चित रखा, यानी ना बढ़ाया ना घटाया, मतलब जितना जरूरी उसी तरीका से निश्चित रखा। इसके तहत 3 प्रमुख बाजार भी बनाए गए। पहला हो गया गल्ला मंडी, यानी अनाज की बाजार, जहां गेहूं, चावल, जौ आदि सरकारी दरों पर बिकते थे, यानी सरकारी रेटों पर बिकते थे। जमाखोरी पूरी तरीका से यहाँ प्रतिबंधित थी, यानी आप जमा करके नहीं रख सकते हैं या फिर यहाँ किसी तरह का घुसखोरी नहीं हो सकता। फिर हो गया सराय ए अदल दोस्तों, यानी निर्मित वस्तु बाजार। यहाँ एक तरह की सरकारी बाजार था, यानी ये भी एक सरकारी बाजार था जहाँ कपड़े, शक्कर, घी, तेल और सूखे मेवे बिकते थे। सरकार बाहर से आने वाले व्यापारियों को यहाँ जो है वो सब्सिडी देने का भी काम करती थी, यानी लोन देने का भी काम करती थी। चलिए आगे है कि दासों, घोड़ों और मवेशियों का बाजार। तो सेना के लिए घोड़ों की गुणवत्ता और कीमत तय करने के लिए यह बाजार बहुत ही महत्वपूर्ण था। बिचौलियों और दलालों को कड़ी सजा देकर इस बाजार से बाहर रखा गया और ये भी बाजार था। तो ये 3 तरह का बाजार बनाया गया था। तो ये हमारा जो है बाजार नीति है अलाउद्दीन खिलजी का। अब थोड़ा सा इनका जो है प्रशासनिक व्यवस्था भी देख लेते हैं, यानी हर एक चीज़ देख लिए हम, तो अगर कुछ भी पूछा जाए तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो देखिए लिखा है दोस्तों प्रशासनिक नियंत्रण और कठोर दंड व्यवस्था। तो बाजार की नीतियों को कड़ाई से लागू करने के लिए सुल्तान ने एक बहुत ही सख्त प्रशासनिक तंत्र बनाया, जिसमें अधिकारियों की नियुक्ति, तो पूरे व्यापार तंत्र की देख रेख के लिए दीवान ए रियासत यानी वाणिज्य मंत्रालय और प्रत्येक बाजार की कप्तानी के लिए सहना ए मंडी यानी बाजार अधीक्षक नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे दोस्तों कि गुप्तचार व्यवस्था। तो बाजारों की पल पल की खबर सुल्तान तक पहुंचाने के लिए बरीक यानी आधिकारिक गुप्तचर वगैरह, मुनहियान यानी खुफिया जासूस वगैरह तैनात किए गए ताकि बाजार की हर पल पल की खबर जो है वो सुल्तान तक पहुंचाई जा सके, अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंचाई जा सके। फिर चलिए अगला हो गया अमानवीय दंड दोस्तों। यदि कोई दुकानदार तोल में बेईमानी करता यानी नाप तोल में बेईमानी करता या तो कम तोलता था तो उसे शरीर से उतना ही वजन का मांस काट लिया जाता था। इस खौफ के कारण बाजार में बेईमानी पूरी तरीक़ा से बंद हो गई थी, यानी ये रूल बना दिया गया था कि आखिर कोई कम तौलता है या फिर बेईमानी करता है तो जितना कम तोलेगा उतना उसके शरीर से मांस काट लिया जाएगा, निकाल लिया जाएगा। फिर है देखिए राशनिंग प्रणाली। तो अकाल या सूखे के समय प्रत्येक परिवार को प्रतिदिन सीमित मात्रा में अनाज देने की व्यवस्था की गई ताकि कोई भूख से ना मर सके। तो ये सब उनका जो है प्रशासनिक व्यवस्था था। चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष लिखा है दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी की नीतियां लोक कल्याण के लिए नहीं बल्कि विशुद्ध रूप से सैन्य आवश्यकताओं पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों कि कम खर्चे में एक विशाल सेना रखकर साम्राज्य को मंगलों से बचाना।
भले ही इस व्यवस्था ने किसानों और व्यापारियों पर भारी दबाव डाला, लेकिन तत्कालीन रूप से यह सुल्तान के उद्देश्यों को पूरा करने में सफल भी रही। 1326 ईस्वी में अलाउद्दीन की मृत्यु के साथ ही यह कठोर व्यवस्था भी हमेशा के लिए समाप्त हो गई। तो ये क्वेश्चन था हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि मोहम्मद बिन तुगलक के चरित्र और नीतियों का वर्णन कीजिए। और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इंपॉर्टेंट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जितना लिया गया सब इंपॉर्टेंट है, हम फालतू का कोई भी क्वेश्चन लेते ही नहीं है। ठीक है, आंसर है दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक जो है मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका शासनकाल 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक माना जाता है, जो कि इतिहास के सबसे पढ़ा लिखा और बुद्धिमान सुल्तान माना जाता है। उसके शासनकाल की मुख्य जानकारी इतिहासकार बर्नी की पुस्तिका तारीख ए फिरोज शाही में मिलती है। यानी इनके पुस्तक में इनका भी जो है वो शासनकाल का जिक्र मिलता है, जानकारी मिलती है दोस्तों। वह अपनी अनोखी और नई योजनाओं के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन व्यवहारिक सोच और धैर्य की कमी के कारण उनकी सभी बड़ी योजनाएं पूरी तरीक़ा से असफल रही। यानी व्यवहारिक सोच की कमी था, इनके अंदर धैर्य वगैरह की कमी थी, जिनके कारण इनका जो भी बड़ी बड़ी योजनाएं इन्होंने लागू करने का प्रयास किया सब असफल रही। इसी कारण इतिहासकार उसे एक विवादास्पद शासक या फिर विरोधाभासों का मिश्रण कहते हैं। ठीक है, चलिए इनका चरित्र और व्यक्तित्व को देखेंगे। तो देखिए लिखा है कि सुल्तान का चरित्र और व्यक्तित्व दोस्तों, तो मोहम्मद बिन तुगलक का चरित्र बहुत ही जटिल और अनोखा था। उसके व्यक्तित्व के प्रमुख पहलू निम्नलिखित हैं। चलिए देखते हैं। पहला हो गया विद्वता और बुद्धिमानी। वह अपने समय का सबसे बड़ा विद्वान था। वह अरबी भाषा, फारसी, दर्शन शास्त्र, गणित, तर्क शास्त्र, खगोल शास्त्र और चिकित्सा विज्ञान का प्रकांड था। यानी इन सभी चीज़ों के बारे में उन्हें पता था। फिर है धार्मिक सहिष्णुता दोस्तों, तो वह सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने योग्यता को शासन का आधार बनाया, ना कि धर्म का। यानी उसने क्या किया, तो योग्यता को शासन का आधार बनाया, धर्म का आधार नहीं बनाया। ठीक है, धर्म को शासन का आधार नहीं बनाया। वह हिंदुओं के त्यौहार जैसे कि होली वगैरह में भी भाग लिया करते थे और जैन संतों जैसे कि जीन प्रभा सूरी का भी सम्मान किया करते थे। चलिए अगला देखिए, विरोधाभासों का मिश्रण। तो जहाँ एक तरफ वह बहुत ही उदार, दानी और न्यायप्रिय थे, वहीं दूसरी और तरफ उनकी छोटी छोटी गलतियों पर मानवीय और क्रूर सजाएं देता था। यानी इसी कारण इतिहासकारों ने उसे पागल, रक्त पिपासु यानी खून का प्यासा और सर्वपरसीला कहा। यानी इन्हें पागल कहा है, रक्त पिपासु कहा है या फिर इन्हें सर्वपरसीला कहा है। यही सब के कारण, यही सब दयानीय वगैरह होने के कारण। चलिए आगे हो गया अधैर्य दोस्तों, यानी इनके अंदर धैर्य नहीं था, उसमें धैर्य की भारी कमी थी। वह अपनी योजनाओं के परिणाम का इंतजार किए बिना उसे तुरंत और सख्ती से लागू करना चाहता था, जिसके कारण वे असफल हो जाती थी। चलिए अब आगे इनकी नीतियां और योजनाओं के बारे में देखेंगे। इनके चरित्र और व्यक्तित्व के बारे में तो देख लिए, चलिए अब इनके नीतियों के बारे में देख लेते हैं। तो सुल्तान ने साम्राज्य सुधार के लिए 5 बड़ी योजनाएं शुरू की, जो कि अपनी नवीन सोच के बावजूद प्रशासनिक विफलताओं के कारण इतिहास में आपदा साबित हुई है। जो कि पहला है दोस्तों दोबाब क्षेत्र में कर वृद्धि। तो इसकी योजना देखिए, तो राजकोष को भरने के लिए सुल्तान ने गंगा यमुना के उपजाऊ क्षेत्र यानी दोबाब में टैक्स वगैरह को बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया। इसका विफलता रहा। कैसे विफलता रहा, तो देखिए इसके विफलता का कारण, तो दुर्भाग्य से जिस वर्ष टैक्स बढ़ाया गया उसी वर्ष दोबाब में भयंकर अकाल और महामारी फैल गई। अधिकारी जबरन टैक्स वसूलते रहे, जिससे किसान ने खेती छोड़ दी और जंगल भाग गए। बाद में सुल्तान ने राहत के लिए कृषि विभाग यानी दीवान ए अमीर को ही बनाया और लोन बांटे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यानी ये भी विफल रहा उनके द्वारा जो टैक्स वगैरह बढ़ाया गया। चलिए दूसरा हो गया कि राजधानी परिवर्तन, जो कि 1926 और 27 में किया गया था। ये योजना क्या था, तो देखिए सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर दक्षिण भारत के दौलताबाद यानी देवनगरी को बनाया। यानी अपनी राजधानी बदल दिया और देवनगरी को अपना राजधानी बनाया।
इसका उद्देश्य था दोस्तों कि दक्षिण भारत पर बेहतर कंट्रोल रखना और मंगोल आक्रमणों से सुरक्षित दूरी बनाए रखना, ये इनका उद्देश्य था। लेकिन ये भी विफल रहा। कैसे विफल रहा? तो देखिए विफलता का कारण क्या है। तो उसने केवल सरकारी दफ्तर ही नहीं बल्कि दिल्ली की पूरी जनता को भी दौलताबाद चलने का आदेश दे दिया कि आप लोग भी जो है डायरेक्ट दौलताबाद चलिए। दिल्ली से दौलताबाद की लगभग 700 मील की दूरी तय करने में कड़कती गर्मी के कारण रास्ते में ही हजारों लोग मारे गए। जब सुल्तान को एहसास हुआ कि दौलताबाद से उत्तर भारत पर नज़र रखना मुश्किल है तो उसने वापस दिल्ली लौटने का आदेश दे दिया, जिससे जनता दोबारा बर्बाद हो गई। तो ये एक विफलता का कारण रहा, यानी इनके द्वारा जो भी नीति वगैरह अपनाई गई वो लगभग विफल ही रहा। चलिए अगला हो गया संकेतित मुद्रा का प्रचलन दोस्तों, जो कि 1329 और 1330 में। तो योजना क्या था, प्लान क्या था? तो देखिए चांदी की कमी और वैश्विक व्यापार को देखते हुए सुल्तान ने चांदी के सिक्के यानी टाका की जगह तांबे और कांसे के संकेतित सिक्के चलाए, यानी तांबे और कांसे का सिक्का चलाया, जिनका मूल्य जो है वो चांदी के सिक्के के बराबर घोषित कर दिया। लेकिन ये भी विफल रहा। कैसे रहा? तो विफलता का कारण क्या था? तो सुल्तान सिक्के को ढालने पर शाही नियंत्रण यानी राजकीय टकसाल का एकाधिकार नहीं रख पाया। नतीजा यह हुआ दोस्तों कि हर सुनार और आम जनता अपने घरों में ही नकली तांबे का सिक्का बनाना शुरू कर दिया। बाजार नकली सिक्कों से भर गया और विदेशी व्यापारियों ने इन्हें लेने से मना कर दिया। अंत में सुल्तान को सरकारी खजाने से चांदी लेकर उन नकली सिक्कों को वापस खरीदना पड़ा, जिससे राजकोष खाली हो गया। तो ये भी विफलता कारण ही रहा। चलिए अगला है हमारा कि खुरासान अभियान। इसकी योजना क्या थी? तो देखिए मध्य एशिया की अस्थिर राजनीति का फायदा उठाकर सुल्तान ने खुरासान यानी ईरान को जीतने का योजना बनाई। इसके लिए उसने लगभग 3,70,000 सैनिकों की एक विशाल सेना खड़ी कर दी। उन्हें 1 साल का एडवांस वेतन भी दे दिया कि चलिए अब हमें मध्य एशिया के खुरसाना यानी ईरान को जीतना है। तो ये भी विफल रहा। विफलता का कारण क्या था? तो देखिए 1 साल बाद खुरसान की राजनीतिक स्थिति बदल गई और वहां शांति स्थापित हो गई। सुल्तान को यह अभियान रद्द करना पड़ा, जिससे बिना लड़े ही राज्य को भारी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ गया था। चलिए अगला हो गया हमारा दोस्तों कराचील अभियान। इसकी योजना क्या थी? तो यह अभियान चीनी घुसपैठ को रोकने और हिमालय के कुमाऊं गढ़वाल पहाड़ियों के स्थानीय शासकों को सल्तनत के अधीन करने के लिए भेजा गया था, और ये भी विफल रहा। और ये विफलता का कारण क्या था? तो देखिए शुरुआत में सफलता मिली थी, लेकिन जैसे ही सेना पहाड़ों के अंदर पहुंची, भारी बारिश, बर्फबारी और पहाड़ी रास्ते के कारण सैनिक रास्ता भटक गए। स्थानीय पहाड़ी सैनिकों ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति से तुगलक के सेना को तहस नहस कर दिया। बर्नी के अनुसार इस अभियान से लगभग 10 सैनिक ही जिंदा वापस लौटे थे, बाकी सब मर गए थे। चलिए इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष है कि मोहम्मद बिन तुगलक की सोच अपने समय से बहुत आगे थी। उनकी योजनाएं तो अच्छी थी, लेकिन उसे जल्दबाजी में लागू करने और अच्छे अधिकारियों की कमी के कारण वे हमेशा फेल हो गई, यानी असफल रही थी। वह एक अच्छा सोचने वाला राजा तो था, लेकिन एक खराब मैनेजर था। इसी वजह से उसकी मौत पर इतिहासकार बदायूनी ने लिखा है कि राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई, ऐसा लिखा है बदायूनी ने। चलिए ये हमारा क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा फिरोज शाह तुगलक के सुधारों का वर्णन कीजिए, यानी इनके द्वारा जो भी सुधार किया गया उसका वर्णन करना है। आंसर है दोस्तों कि फिरोज शाह तुगलक, जिनका शासनकाल 1351 से 1388 ईस्वी तक माना जाता है, तो तुगलक वंश का एक ऐसा राजा था जिसे इतिहास में उसकी लड़ाइयों के लिए नहीं बल्कि जनता की भलाई के कामों के लिए याद रखा जाता है। यानी इनकी लड़ाइयों के लिए इन्हें नहीं याद रखा जाता, बल्कि जनता के भलाई के लिए, उनके भलाई के लिए जो काम किए गए थे उसके लिए इन्हें याद रखा जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद जब उसे गद्दी मिली तो साम्राज्य की हालत बहुत खराब थी। फिरोज शाह ने जनता का दिल जीतने और राज्य को मजबूत करने के लिए बहुत सारे प्रशासनिक और आर्थिक सुधार किए। इतिहासकार उसे
सल्तनत काल का कल्याणकारी शासक कहते हैं। क्या कहते हैं? शासन काल यानी सल्तनत काल का कल्याणकारी शासक कहते हैं। चलिए इनका प्रमुख सुधार देखते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक के प्रमुख सुधार दोस्तों, जिसमें पहला हो गया कर टैक्स व्यवस्था में सुधार। ठीक है, तो देखिए फिरोज शाह ने जनता को टैक्स से भारी बोझ से बचाने के लिए पुराने और बेकार के 24 टैक्सों को पूरी तरीक़ा से खत्म कर दिया। उसने इस्लाम के नियम यानी शरीयत के अनुसार केवल 4 मुख्य टैक्स ही वसूले, बाकी का जो 24 टैक्स था वो पूरी तरीक़ा से ख़त्म कर दिया। कौन कौन से 4 टैक्स वसूल रहे थे? तो देखिए पहला हो गया खराज यानी कृषि भूमि पर लगने वाला टैक्स यानी उपज का 1/10 भाग। फिर है खुम्स यानी युद्ध में लूटे गए धन का हिस्सा यानी 80% सैनिकों को और 20% खजाने में। तो इस तरीक़ा से। फिर है जजिया कर दोस्तों, तो ये जजिया कर जो था हमारा वो गैर मुस्लिम यानी हिंदुओं से लिया जाने वाला सुरक्षा टैक्स था। उसने ब्राह्मणों पर भी पहली बार जजिया कर लगाया था। फिर है जकात, तो मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक टैक्स था जो कि आय का 2.5% लिया जा रहा था। तो ये 4 तरह का टैक्स रहने दिया, बाकी का जो 24 फालतू का जो टैक्स नीति थी या फिर टैक्स व्यवस्था था उसे ख़त्म कर दिया गया। फिर दूसरा देखिए, दूसरा है दोस्तों कि कृषि और सिंचाई सुधार भी इनके द्वारा किया गया था। तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए फिरोज शाह ने क्रांतिकारी काम किए, जिसमें है नहरों का निर्माण करवाया। तो वह सल्तनत काल का पहला ऐसा राजा था जिसने सिंचाई के लिए नहरों का एक बड़ा जाल बिछाने का काम किया। इसमें सबसे प्रसिद्ध यमुना और सतलुज नदी के से निकली गई नहरें थी। ठीक है, सिंचाई कर भी, तो नहर का पानी इस्तेमाल करने वाले किसानों पर उसने उपज का 10% सिंचाई टैक्स भी लगा दिया यानी हक ए सर्ब के नाम से। चलिए बागों का निर्माण, तो उसने दिल्ली के आसपास लगभग 1200 नए फलों का बाग लगवाया जिससे राज्य की आमदनी भी बढ़ी थी दोस्तों। चलिए अगला सुधार है हमारा जो कि है लोक कल्याणकारी और सामाजिक सुधार। तो गरीब जनता की मदद के लिए उसने इतिहास में पहली बार कई नए सरकारी विभाग भी खोले, जिसमें हो गया कि दीवान ए खौरात यानी दान विभाग। तो यह विभाग अनाथ बच्चे, गरीब मुस्लिम महिलाओं और विधवाओं की आर्थिक मदद करता था और गरीब लड़कियों की शादी के लिए पैसा देने का भी काम करता था। फिर देखिए दूसरा जो विभाग है दोस्तों वो था कि दार उल सफ़ा यानी जिसको मुफ्त अस्पताल। उसने दिल्ली में एक बहुत बड़ा मुफ्त सरकारी अस्पताल भी बनवाया यानी हॉस्पिटल भी बनाया, जहां मरीजों का फ्री में इलाज हुआ करता था और दवाइयां भी मिला करती थी। फिर अगला हो गया रोजगार दफ्तर दोस्तों। तो बेरोजगार युवाओं को उनकी योग्यता के हिसाब से काम दिलाने के लिए उसने एक रोजगार दफ्तर भी खुलवाने का काम किया। चलिए अगला सुधार है वो है हमारा कि निर्माण और वास्तुकला संबंधी सुधार। तो नई इमारतें यानी उसे नई इमारतों और शहर बसाने का बहुत शौक था। तो शहरों की स्थापना उसने अपने शासनकाल में जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद और फिरोजापुर जैसे लगभग 300 नए शहर की स्थापना की। किसने? तो फिरोज का तुगलक ने। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला हो गया कि अशोक के स्तंभ। वह अम्बला और मेरठ का सम्राट अशोक को के 2 शिलालेख यानी पिलर उठाकर दिल्ली लाया और उसे शाही महल के पास लगवाया। यानी अशोक का स्तंभ अम्बला और मेरठ के सम्राट अशोक का 2 शिलालेख को उठाकर दिल्ली लाया और उसे जो है महल के पास लगवा दिया। सराय और मदरसे दोस्तों, तो उसने यात्रियों को ठहरने के लिए सैकड़ों सराय बनाए और पढ़ने के लिए मदरसे भी बनवाए। चलिए अगला सुधार जो है वो है दासों यानी गुलामों के लिए सुधार किया गया। तो फिरोज शाह को गुलाम रखने का बहुत ही शौक था। उसके पास लगभग 1,80,000 गुलाम थे। उनके लिए उसने दीवान ए बंदगान नाम का एक अलग ही सरकारी विभाग बनाया। इस विभाग का काम था दोस्तों कि गुलामों की देखरेख करना, उसे शिक्षा देना और कारखानों में काम सिखाना। तो ये इस विभाग का काम था। ठीक है, यानी कौन सा विभाग? तो दीवान ए बंदगान। चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष लिखा है कि फिरोज शाह तुगलक के सुधारों का मुख्य उद्देश्य अपनी प्रजा को सुख सुविधा देना और राज्यों को आर्थिक रूप से मजबूत करना था। उसके द्वारा बनाए गए अस्पताल, नहरों और टैक्स में दी गई छूट ने आम जनता को बड़ी राहत दी। भले ही वह एक महान योद्धा नहीं था बल्कि लेकिन
एक निर्माता और लोक कल्याणकारी राजा के रूप में इतिहास में उसका स्थान जो है बहुत ही ऊंचा माना जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा। ये क्वेश्चन पहले आपको पूछा जा चुका है, यानी 22 से 26 वाले का जब एग्जाम हुआ था तब ये पूछा गया था दोस्तों, तो आपको ये कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि सिकंदर लोदी के प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, तो ये पूछा जाएगा आपको, ठीक है। तो देखिए आंसर है दोस्तों कि सिकंदर लोदी, जिनका शासनकाल 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक माना जाता है, तो लोदी वंश का सबसे शक्तिशाली और समझदार राजा था। जब वह गद्दी पर बैठा तो दिल्ली सल्तनत बहुत ही कमजोर हो चुकी थी। उसने अपनी बहादुरी और कड़े नियम से साम्राज्य को दोबारा मजबूत बनाने का काम किया। वह एक महान विजेता होने के साथ साथ प्रजा की आर्थिक स्थिति सुधारने वाला एक अच्छा यानी कुशल राजा भी था। इतिहास में उसे यानी आगरा शहर बसाने और अपनी बेहतरीन नीतियों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है सिकंदर लोदी को। चलिए इनकी प्रमुख उपलब्धियों के बारे में देखेंगे। तो पहला हो गया कि साम्राज्य का विस्तार और राजनीतिक विजय दोस्तों। तो सिकंदर लोदी ने बिखरे हुए दिल्ली साम्राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए कई सफल सैन्य अभियान किए और विरोधियों को भी कुचलने का काम किया, जिसमें हमारा आ जाता है कि जौनपुर की विजय यानी पूर्ण विजय। तो जौनपुर का विद्रोही शासक हुसैन शाह सक्री लगातार दिल्ली के खिलाफ साजिशें रच रहा था। सिकंदर लोदी ने उसे युद्ध में बुरी तरीका से हराया और जौनपुर को हमेशा के लिए दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना लेने का काम किया। फिर अगला हो गया कि बिहार और बंगाल की संधि। जौनपुर को जीतने के बाद वह बिहार की तरफ बढ़ा और उसे अपने अधीन भी कर लिया, यानी बिहार को भी अपने अधीन कर लिया। इसके बाद उसने बंगाल के शक्तिशाली शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह के साथ एक महत्वपूर्ण संधि की, शांति संधि की दोस्तों, यानी एग्रीमेंट किया। इस संधि से दोनों राज्यों की सीमा तय हो गई और दिल्ली का प्रभाव जो है वो पूर्व में काफ़ी बढ़ गया था, यानी काफ़ी बढ़ गया। राजपूत राज्यों पर नियंत्रण उसने धौलपुर, ग्वालियर, नरवार और चंदेरी जैसे राजपूत राज्यों के शासकों पर बार बार हमले किए और उन्हें अपने अधीनता स्वीकार करने और सालाना टैक्स देने पर मजबूर भी कर देने का काम किया। तो ये इनकी उपलब्धियां रही थी। अगला उपलब्धि है दूसरा कि आगरा शहर की स्थापना और नई राजधानी दोस्तों, जो कि 1504 ईस्वी में। तो यह सिकंदर लोदी की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जाती है, जिसने भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। भौगोलिक कारण देखिए तो राजस्थान के राजपूत राजाओं की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने और दक्षिण भारत की मालावा की तरफ जाने वाले व्यापारी मार्ग पर सीधा कंट्रोल पाने के लिए उन्होंने 1504 ईस्वी में यमुना नदी के किनारे सहारा यानी आगरा शहर बसाने का काम किया। राजधानी भी परिवर्तन किया, यानी अपनी राजधानी को भी बदला। 1506 ईस्वी में उसने अपनी प्रशासनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आगरा को दिल्ली सल्तनत की राजधानी घोषित कर दिया। इसके बाद से आगरा जो है वो मुगलों के समय तक भारत का मुख्य राजनीतिक केंद्र बना रहा है। यानी इसके बाद अब अभी जो चेंज हुआ था 1506 में जो चेंज हुआ था, उसके बाद से आगरा जो है वो मुगलों का जो है वो राजनीतिक केंद्र बना रहा अंत समय तक। चलिए अगला हो गया हमारा, अगला जो है वो है कृषि, व्यापार और आर्थिक सुधार दोस्तों। तो जनता की आर्थिक स्थिति सुधारने और बाजार में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उसने कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं, जिसमें हो गया कि गज ए सिकंदरी की शुरुआत। भूमि यानी जमीन वगैरह के सही मापन और लगान तय करने के लिए उसने एक नया पैमाना चलाया, यानी नया स्केल चलाया, जिसे गज ए सिकंदरी कहा जाता है। यह जो है दोस्तों वो 32 अंक का होता था और यह पैमाना बाद में शेरशाह सूरी और अकबर के समय तक जमीन वगैरह नापने में काम आता था। यानी इनके द्वारा जो पैमाना चलाया गया था वही आगे भी चलकर यानी शेरशाह सूरी और अकबर के समय में भी जमीन मापने के लिए उसको काम में लाया जाता था। टैक्स की माफ़ी दोस्तों, तो उसने अनाज पर चुंगी कर यानी व्यापारिक टैक्स पूरी तरीक़ा से हटा दिया। इसके कारण अनाज बहुत सस्ता हो गया और पूरे साम्राज्य में अकाल के समय भी आम जनता को भोजन की कोई कमी नहीं हुई। अगला हो गया कि गड़े हुए धन पर अधिकार।
पूर्ववर्ती सुल्तानों के नियम के विपरीत उसने कानून बनाया कि यदि किसी किसान या फिर मजदूर को जमीन में गड़ा हुआ खजाना यानी गुप्त धन वगैरह मिलता है, जमीन में कोई खजाना वगैरह मिलता है, तो उसमें से सरकार कोई हिस्सा नहीं लेगी, ऐसा रूल बनाया। वह पूरा धन उसी व्यक्ति का होगा। इस नीति से जनता में सुल्तान के प्रति वफादारी भी बढ़ी दोस्तों। तो ये सभी उनकी उपलब्धियां थी। चलिए आगे है प्रशासनिक सुधार और जासूसी व्यवस्था। तो उसने अफगान अमीरों और सरदारों की उदंडता पर नियंत्रण रखने के लिए शासन को बहुत ही कड़ा कर दिया। क्या किया? तो देखिए, सुल्तान की सर्वोच्चता, उसके पिता बहदौल लोदी के समय अमीर राजा के बराबर कालीनों पर बैठते थे, जिससे राजा की इज्जत कम होती थी। सिकंदर लोदी ने इसे पूरी तरीक़ा से ख़त्म कर दिया। उसने सरदारों को सुल्तान के सामने अदब से हाथ जोड़कर खड़े होने और शाही फरमाने का सिर झुकाकर स्वागत करने का कड़ा नियम बना देने का काम किया। कुशल गुप्तचार दोस्तों यानी जासूस व्यवस्था। तो उसकी जासूसी प्रणाली इतनी मजबूत और सक्रिय थी कि सुल्तान को अमीरों के घर के अंदर की बातें भी पता चलती थी, यानी जमींदार, अमीर मतलब जमींदार साहूकार, ठीक है। तो इन सभी के घरों के अंदर की बात भी पता चलती थी। आम जनता और अमीरों में यह खौफ बैठ गया था कि सुल्तान के पास कोई जादुई शक्ति या फिर भूत प्रेत है जो उसे घर घर की खबर दे देते हैं। इस डर के कारण विद्रोह होना पूरी तरीक़ा से बंद हो गया था, यानी विद्रोह वगैरह नहीं होता था। फिर है हिसाब किताब की कड़ाई से जांच। उसने सरकारी राजस्व विभाग के अधिकारियों और प्रांतीय गवर्नरों के बाही खाते की कड़ाई से जांच शुरू करवाई दोस्तों। भ्रष्टाचार या फिर गबन करने वाले अधिकारियों को सार्वजनिक रूप से कड़ी सजा दी गई, ताकि ये भी जो है बंद हो गया, ठीक है, यानी भ्रष्टाचार वगैरह। चलिए अगला हो गया कि शिक्षा, साहित्य और न्याय व्यवस्था। तो सिकंदर लोदी खुद एक उच्च कोटि के विद्वान था और शिक्षा को बढ़ावा देता था, जिसमें देखिए गुलरुखी उपनाम, वह फारसी भाषा का बहुत बड़ा ज्ञाता था और खुद गुलरुखी तखलुस यानी उपनाम से फारसी में खूबसूरती कविताएं लिखने का भी काम किया था इन्होंने, ठीक है, सिकंदर लोदी ने। देखिए सांस्कृतिक आदान प्रदान और अनुवाद। उसने हिंदू विद्वानों को फारसी सिखाने के लिए प्रेरित किया, फारसी सीखने के लिए प्रेरित किया। उसके आदेश पर प्रसिद्ध संस्कृत आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम है फरहंग ए सिकंदरी रखा गया। इसी तरह से संगीत के एक ग्रंथ का अनुवाद जो है लहजात ए सिकंदरी के नाम से हुआ है। चलिए अगला है दोस्तों कि निष्पक्ष न्याय व्यवस्था। तो वह न्याय के मामले में बहुत ही सख्त था। उसने न्याय यानी उसने राज्य के चोर, डाकुओं और लुटेरों को पूरी तरीक़ा से खात्मा कर दिया, जिससे सनातन की यानी सल्तनत की सड़कें और व्यापारिक मार्ग यात्रियों के लिए एकदम सुरक्षित हो गए थे। तो ये सिकंदर लोदी की प्रमुख उपलब्धियां हैं। चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष हमारा लिखा है दोस्तों कि सिकंदर लोदी यानी सिकंदर लोदी लोदी वंश का सबसे योग्य और दूरदर्शी शासक था। उसने बिखरी हुई दिल्ली सल्तनत को दोबारा समेटा और आगरा जैसे महान शहर की स्थापना करके इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया। भले ही वह धार्मिक रूप से थोड़ा सख्त था, लेकिन कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने, व्यापार को बढ़ावा देने और साम्राज्य को स्थिर देने के मामले में उसकी उपलब्धियां बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो ये क्वेश्चन है हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कि सूफीवाद के प्रमुख सिद्धांतों एवं संप्रदायों का वर्णन कीजिए। ये भी आपका पहले पूछा जा चुका है, यानी 22 से 26 वालों का जब एग्जाम हुआ था तब पूछा गया था। चलिए आंसर को समझेंगे। तो आंसर है हमारा दोस्तों कि सूफीवाद इस्लाम धर्म के अंदर एक रहस्यवादी और उदारवादी आंदोलन था, जो मध्यकाल के बाद बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। सूफीवाद जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो सूफ से हुई है, ठीक है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है ऊन, यानी कि जो लोग सफ़ेद ऊन के सादे कपड़े पहनकर खुदा का इबादत करते हैं उन्हें सूफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूफी। सूफी संतों ने कट्टरपंथ और दिखावे का विरोध किया और प्रेम, भाईचारे तथा मानवता का संदेश दिया। भारत में सूफी आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकता और सांस्कृतिक समन्वय यानी मेल जोल में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। यानी ये लोग जो है कट्टरवाद और दिखावे का विरोध किए। इनका मानना था कि भाईचारे और मानवता का, प्रेम का, ये सब चीज़ से मिलकर रहना चाहिए
और इन्होंने जो है हिंदू मुस्लिम एकता, सांस्कृतिक समन्वय, ये सब में बड़ी भूमिका निभाई। चलिए सूफीवाद के प्रमुख सिद्धांत और संप्रदाय देखेंगे, जिसमें पहला है हमारा सूफीवाद के प्रमुख सिद्धांत दोस्तों। तो देखिए सूफी संतों की विचारधारा बहुत ही सरल और मानवतावादी थी, जिसके प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं। कौन कौन सा नियम है? तो पहला है कि ईश्वर एक है, जो कि तौहीद, यानी सूफीवाद के अनुसार ईश्वर अल्लाह यानी एक है और संसार की हर चीज में उसी का रूप दिखाई देता है। इसे वहादत उल वजूद यानी अद्वैतवाद का सिद्धांत भी कहा गया है। फिर हो गया कि प्रेम ही ईश्वर को पाने का रास्ता यानी इश्क। सूफियों का मानना था कि खुदा को केवल डराकर या फिर कड़े नियमों से नहीं पाया जा सकता, उसे पाने का एकमात्र जरिया है वो है प्रेम दोस्तों, इश्क है। वे खुदा का प्रियतम यानी प्रेमी और खुद को प्रियतमा यानी प्रेमिका मानते थे। तो यानी प्रेम के माध्यम से ही ईश्वर को पाया जा सकता है, ऐसा सूफियों का मानना था। चलिए गुरुओं का महत्व देखेंगे, यानी गुरु का महत्व। तो पीर मुरीद परंपरा, सूफीवाद में गुरु का स्थान सबसे ऊंचा माना गया है। गुरु को पीर या मुरीद और शिष्य को मुरीद कहा गया है, यानी मुर्शिद, पीर और मुर्शिदा जो है वो गुरु को कहा गया और शिष्य को मुरीद कहा गया। बिना पीर के मार्गदर्शन के ईश्वर को पाना असंभव माना गया। आगे है दोस्तों कि सदा जीवन और त्याग। सूफी संत धन दौलत और राजशाही ठाट बाट से दूर रहते थे। वे गरीबी और सादगी भरा जीवन जीते थे और इंसानों की सेवा को ही सच्ची इबादत माना करते थे। चलिए अगला हमारा कि संगीत और नृत्य दोस्तों, जिसको समा बोलते हैं। तो ईश्वर की प्रति अपना प्रेम प्रकट करने के लिए सूफी संत संगीत और कव्वाली वगैरह का सहारा लेते थे, जिसे सम्मा कहते हैं। संगीत का माध्यम वे संगीत के माध्यम से वे ध्यान लगाकर खुदा में लीन हो जाया करते थे। चलिए अगला है कि धार्मिक सहिष्णुता और समानता दोस्तों। तो वे जाति पाति धर्म या ऊंच नीच के भेदभाव को नहीं मानते थे। उनके आश्रम यानी कि खानका के दरवाजे हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए हमेशा खुले रहते थे। चलिए अब हम लोग देखेंगे यानी सूफीवाद का प्रमुख संप्रदाय या फिर सिलसिले के बारे में। तो सूफी संतों के अलग अलग समूहों को सिलसिला या फिर संप्रदाय कहा गया है। भारत में मुख्य रूप से 4 सिलसिले प्रसिद्ध हुए थे, जिसमें पहला हमारा चिश्ती सिलसिला। यह भारत का सबसे पहला, सबसे लोकप्रिय और सबसे उदार सूफी संप्रदाय था दोस्तों। इसके संस्थापक जो हैं वो भारत में इसकी शुरुआत जो है वो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। इन्होंने राजस्थान के अजमेर को अपना केंद्र बनाया, जिसे आज जो है अजमेर शरीफ के नाम से जाना जाता है। मुख्य संत कौन थे? तो इस सिलसिले में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद, हजरत निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो जैसे महान संत हुए। इसकी विशेषता क्या थी? तो देखिए ये संत राजाओं से दूरी बनाकर रखते थे, सरकारी मदद या फिर जंजीर स्वीकार नहीं करते थे और सादा जीवन जिया करते थे, यानी सिंपल लाइफ। ठीक है, ये संगीत वगैरह को बहुत महत्व दिया करते थे। चलिए दूसरा सिलसिला हमारा दोस्तों जो है सुहरावर्दी सिलसिला। यह चिश्ती सिलसिले के ठीक विपरीत विचारधारा वाला संप्रदाय था। इसका संस्थापक कौन था? तो भारत में इसकी स्थापना जो है वो शेख बहारुद्दीन जकारिया ने की थी। इसका मुख्य जो केंद्र है दोस्तों वो पंजाब और मुल्तान यानी कि जो कि अब पाकिस्तान में वो था। इसकी विशेषता देखिए, तो विशेषता है कि इस सिलसिले के संत गरीबी में नहीं रहते थे। वे राजाओं और दरबारों के गहरे संबंध रखा करते थे, सरकारी नौकरियां और बड़े पद को स्वीकार करते थे और ऐशो आराम का जीवन जिया करते थे। ये संगीत को ज़्यादा महत्व नहीं दिया करते थे। चलिए तीसरा सिलसिला देखेंगे, वो हमारा कादिरी सिलसिला। यह बहुत ही रूढ़िवादी और नियमों पर चलने वाला संप्रदाय था। इसका संस्थापक जो है वो भारत में इसके मुख्य प्रचारक जो हैं वो शाह नियमतुल्ला और सैयद मोहम्मद जिलानी थे। इसका मुख्य केंद्र जो है वो सिंध था। क्या था? सिंध। चलिए इसकी विशेषता देखेंगे दोस्तों। तो मुगल बादशाह शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा दारा सिकोह इसी सिलसिले का अनुयायी यानी शिष्य था। इस सिलसिले के लोग संगीत के विरोधी थे, लेकिन वे गाने बजाने की जगह हरे रंग की पगड़ी पहनना पसंद किया करते थे। चलिए अगला हमारा चौथा सिलसिला है वो है
नक्शबंदी सिलसिला यह सूफीवाद का सबसे कट्टर और रूढ़िवादी संप्रदाय था। इसके संस्थापक जो है भारत में इसकी शुरुआत जो है ख्वाजा बाकी बिल्लाह और शेख अहमद सिरहिंदी ने की थी। इसकी विशेषता है दोस्तों कि यह सिलसिला चिश्ती संप्रदाय की उदार नीति और संगीत के घोर विरोधी था। मुगल बादशाह औरंगजेब इसी सिलसिले का पक्का अनुयायी था। इसने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बढ़ते हुए सांस्कृतिक मेल जोल का कड़ा विरोध किया। ठीक है, ये सब जो है हमारा प्रमुख सिलसिला था या फिर प्रमुख संप्रदाय आप समझ सकते हैं। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। लिखा है दोस्तों कि सूफीवाद ने मध्यकाल में समाज को छोड़ने का काम किया। इनके प्रेम, सादगी और भाईचारे के सिद्धांतों ने धार्मिक भेदभाव को खत्म किया। भले ही अलग अलग संप्रदायों के तौर तरीके अलग थे, लेकिन इस आंदोलन ने भारत की मिलीजुली संस्कृति को मजबूत करने और लोगों को मानवता का पाठ पढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चलिए ये क्वेश्चन था और ये आपको पूछा जाएगा, जरूर पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10वां है दोस्तों कि भारत में भक्ति आंदोलन के कारण एवं स्वरूप का वर्णन दीजिए या फिर उसके ऊपर प्रकाश डालिए। तो ये भी पूछा जा चुका है। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए हमने लिए हैं। तो आंसर है कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में भक्ति आंदोलन एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक और धार्मिक क्रांति थी। इसकी शुरुआत जो है वो 7वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में आलवर यानी विष्णु भक्त और नयनार यानी शिव भक्त संतों द्वारा हुई थी। बाद में 14वीं और 15वीं शताब्दी में रामानंद, कबीर, गुरु नानक, तुलसीदास और मीराबाई जैसे संतों ने इसे पूरे उत्तर भारत में फैला दिया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों कि हिंदू धर्म में फैली बुराइयों को दूर करना, ईश्वर के प्रति सच्चा भक्ति को बढ़ावा देना और समाज में समानता लाना। यानी जो भी कुप्रथाएं थी उन सभी को खत्म करना, दूर करना, ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति को बढ़ावा देना और समाज में समानता लाना, ये हमारा जो है वो भक्ति आंदोलन का उद्देश्य था। चलिए इसके उदय का कारण देखेंगे, यानी भक्ति आंदोलन के उदय का कारण। तो भारत में इस महान धार्मिक आंदोलन के खड़े होने के पीछे निम्नलिखित मुख्य सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कारण था। कौन कौन सा कारण था? देखिए इसमें पहला है कि हिंदू धर्म की जटिलता और कुरीतियां दोस्तों। तो मध्यकाल तक आते आते हिंदू धर्म बहुत ही कठिन, खर्चीला हो गया था। धर्म पर केवल पुरोहित यानी ब्राह्मणों का कब्जा था। पूजा पाठ, यज्ञ और कर्मकांड इतने जटिल हो गए थे कि आम जनता की समझ से बाहर थे। लोग एक सरल मार्ग की तलाश में थे। तो ये हो गया था। फिर हो गया कि जाति प्रथा और छुआछूत का अत्याचार। समाज में जाति पाति, ऊंच नीच और छुआछूत की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। निचली जातियों के लोगों का शोषण हुआ करता था। उन्हें मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं थी। भक्ति आंदोलन के संतों ने इस भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई और इसी तरीक़ा से हमारा भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था। तो ये भी रीजन रहा था। चलिए इस्लाम धर्म का प्रभाव और चुनौती। भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना के बाद इस्लाम धर्म का प्रचार तेजी से हो रहा था। इस्लाम में एक ईश्वर यानी एकेश्वर और जातीय समानता के सिद्धांतों ने निचली जातियों के हिंदुओं को बहुत आकर्षित किया। हिंदू धर्म बचाने और समाज के बिखराव से रोकने के लिए हिंदू संतों ने भक्ति का मार्ग को सुधारने का काम किया, भक्ति आंदोलन शुरू किया। चलिए आगे हमारा अगला वो है दोस्तों सूफी संतों का प्रभाव। तो सूफीवाद के प्रेम, भाईचारे और सादगी के संदेशों ने भारतीय समाज पर गहरा असर डाला। सूफी और भक्ति आंदोलन के संतों ने एक दूसरे के विचारों को प्रभावित किया, जिससे देश में एक उदार वातावरण भी बना दोस्तों। ठीक है, एक अच्छा वातावरण भी बना। महान संतों का जन्म। तो रामानंद, कबीर, नानक और ज्ञानेश्वर जैसे महान दूरदर्शी संतों ने इस समय जन्म लिया, जिन्होंने आम जनता की स्थानीय भाषा जैसे कि हिंदी, पंजाबी, मराठी वगैरह, ठीक है, इन सभी में उपदेश दिए, जिससे लोग आसानी से उनके साथ जुड़ गए। तो ये हमारा भक्ति आंदोलन के उदय का कारण था। चलिए आगे देखेंगे भक्ति आंदोलन का स्वरूप या फिर इसकी प्रकृति दोस्तों। तो देखिए भक्ति आंदोलन का स्वरूप बहुत ही व्यापक और विविधता से भरा हुआ था। इसके प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं। किस प्रकार हैं? तो देखिए पहला, देखिए इसमें दो प्रमुख धाराएं थी। पहला में हमारा जो कि सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। तो भक्ति आंदोलन मुख्य रूप से दो वैचारिक रूपों में बटा हुआ था। पहला है निगुण धारा, दूसरा है सगुण धारा।
तो देखिए निगुण धारा, यह विचारधारा जो है दोस्तों वो संत ईश्वर को निराकार यानी बिना किसी रूप या फिर मूर्ति के मानते थे। वे मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा और कर्मकांड के सख्त खिलाफ थे। इनके प्रमुख संत जो है वो कबीरदास और गुरु नानक देव थे। वहीं हमारा दूसरा हो गया सगुण धारा। इस विचारधारा ने संत ईश्वर को मानवीय रूप में यानी जैसे राम कृष्ण इस तरह के यानी मानवीय रूप में माना करते थे और उनकी मूर्ति पूजन और कीर्तन किया करते थे। इसके दो भाग हैं दोस्तों। पहला हो गया राम भक्ति शाखा यानी जो कि प्रमुख संत इनके तुलसीदास हैं, और दूसरा हो गया हमारा कृष्ण भक्ति शाखा जो कि प्रमुख संत इसका सूरदास, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु वगैरह हैं। ठीक है, तो ये दो भागों में। चलिए अगला है हमारा दूसरा कि लोक भाषाओं का प्रयोग। तो इस आंदोलन का स्वरूप बहुत ही जनवादी था दोस्तों। संतों ने संस्कृत जैसी कठिन भाषा को छोड़कर आम जनता की बोलचाल की भाषा जैसे कि अवधी, ब्रज, बंगाली भाषा वगैरह का, मराठी भाषा वगैरह का प्रयोग किया। यानी संस्कृत की जो कठिन भाषा है उसे छोड़कर सिंपल भाषा यानी आम जनता की भाषा, बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया, जिससे साहित्य की बहुत विकास हुआ और लोगों को जो है समझ भी आने लगा। लोक भाषाओं का भी प्रयोग किया जाने लगा। चलिए अगला हमारा हो गया कि सामाजिक समानता और जाति प्रथा का विरोध। तो इस आंदोलन के स्वरूप में कोई जातिगत भेदभाव नहीं था। कबीर यानी कि जुलाहा, फिर रेदास यानी चर्मकार और सेना नाई जैसे निचली जाति के लोग भी इनके बड़े संत बने। इन्होंने साफ कहा कि ईश्वर की भक्ति पर सबका अधिकार होता है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, तो ये हमारा भक्ति आंदोलन का उद्देश्य था, यानी ये हमारा भक्ति आंदोलन का। चलिए आगे हो गया हमारा दोस्तों कि गुरु को सर्वोच्च स्थान। तो सूफियों की तरह भक्ति आंदोलन में भी ईश्वर को पाने के लिए गुरु यानी मार्गदर्शक, गाइड की सबसे जरूरी माना गया है। कबीर ने तो गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर बताने का काम किया है। अगला है हमारा कीर्तन और सामूहिक प्रार्थना। तो विशेषकर सगुण संत जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने संगीत, नृत्य और कीर्तन को भक्ति का मुख्य माध्यम बनाया, जिससे समाज के सभी वर्ग के लोग एक साथ मिलकर बिना किसी भेदभाव के ईश्वर की आराधना किया करते थे, आराधना करने लगे थे। चलिए थोड़ा सा निष्कर्ष देख लेते हैं दोस्तों। निष्कर्ष लिखा है कि आंदोलन मध्यकालीन भारत की एक महान धार्मिक क्रांति थी। इसने धर्म को कर्म कांडों से निकालकर आम जनता के लिए बहुत ही सरल बना दिया। इसके सिद्धांतों ने समाज में फैले जाति पाति के भेदभाव को कम किया और समाज को एक नई मानवीय और उदारवादी दिशा देने का काम किया। तो ये हमारा भारत में जो भक्ति आंदोलन हुआ था दोस्तों उसके बारे में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है और आपको पूछा जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा दोस्तों कि भारतीय इस्लामी स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये भी आपका पूछा जा चुका है। 22-26 वालों का जब एग्जाम हुआ था सेमेस्टर 5 का, तब ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखेंगे आंसर हमारा कि भारत में मुस्लिम शासन यानी दिल्ली सल्तनत और मुगल काल की स्थापना के बाद भवन निर्माण की एक नई शैली का जन्म हुआ, जिसे भारतीय इस्लामी स्थापत्य कला या फिर इंडो इस्लामिक वास्तुकला भी कहा जाता है। इसमें भारतीय, हिंदू, जैन, बौद्ध और इस्लामी, फारसी, अरबी दोनों कलाओं का एक सुंदर मेल देखने को मिलता है, यानी दोनों का एक मेल है ये। ठीक है, जब तुर्क और मुगल शासक भारत आए तो वे अपने साथ मेहराब और गुबंद बनाने की कला लेकर आए, जबकि यहाँ की स्थानीय कारीगरों ने इसे अपनी पारंपरिक कला जैसे नक्काशी और खंबे के साथ जोड़ दिया। जिसका उदाहरण देखिए ताजमहल, कुतुब मीनार और हुमायूं का मकबरा इसी शैली का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। चलिए और भी डिटेल में समझेंगे। तो भारतीय इस्लामी स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं दोस्तों, तो इस वास्तुकला शैली की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थी, जिसे भारतीय इमारतों को एक नया और भव्य रूप दिया। कौन कौन सी विशेषता है? तो देखिए पहला है मेहराब और गुबंद का प्रयोग। तो भारतीय इस्लामी कला की सबसे बड़ी पहचान थी मेहराब और गोल गुबंद। भारत आने से पहले यहाँ बिंब और खंबे यानी सतीर शैली पर इमारतें बनाई जाती थी। मुसलमानों ने वैज्ञानिक तरीके से मेहराब और विशाल गुबंद बनाना शुरू किया, जिससे इमारतों के अंदर बड़े बड़े हॉल बिना खंबे के बनाए जाने लगे। फिर दूसरी विशेषता है दोस्तों वो है हमारा गारो और चूने का प्रयोग।
तो देखिए पत्थर और ईंटे को मजबूती से जोड़ने के लिए पहली बार बड़े पैमाने पर चूने और गारे यानी सीमेंट जैसी सामग्री का इस्तेमाल किया गया, जिससे इमारतें बहुत मजबूत बनने लगी और भारी गुंबदों का भार उठाना बहुत ही आसान हो गया। अगला विशेषता देखिए वो है दोस्तों पिएट्रा डेओरा तकनीक, यानी मुगलों के समय खासकर शाहजहां के काल में सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों की कीमती रंग बिरंगे रत्न जैसे कि अक्रीक, नीलम जैको जड़कर सुंदर फूल पत्तियों बनाई गई, यानी इन सभी को जड़कर इन सभी को जोड़कर एक सुंदर फूल पत्तियां बनाई गई। इस पंचीकारी की कला को पिएट्रा डेयूरा कहा जाता है, जो कि ताजमहल में साफ दिखाई देती है। फिर अगला हो गया हमारा सजावट में इंसानों और पशुओं की तस्वीरों पर रोक दिया गया, यानी पहले क्या हुआ करता था कि सजावट में इंसानों और पशुओं की तस्वीरें मिलती थी, उस पर यह रोक लगा दिया गया। तो इस्लाम में धार्मिक इमारतों पर इंसानी या फिर जानवरों की तस्वीर बनाना मना था, इसलिए सजावट के लिए 3 चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा था। कौन कौन सा? पहला हो गया अरबस्क शैली, यानी ज्यामितीय आकृतियां जिसमें त्रिकोण, चौकोर डिजाइन ये सब। फिर है कैलीग्राफी दोस्तों, जो कि खनताती, यानी दीवारों पर अरबी और फारसी भाषा में सुंदर अक्षरों में कुरान की आयतें लिखना। फिर है बेल बूटे, तो सफल यानी सुंदर फूल पत्तियों का डिजाइन। तो ये सब किया जाने लगा। जो जानवर और इंसानों की तस्वीरें पहले बनाया जाता था वो सब जो है वो बंद कर दिया गया। देखिए जाली का काम, तो इमारतों में हवा और रोशनी के आने जाने के लिए पत्थरों को काटकर बेहद बारीक और सुंदर जालियां बनाई गई। यह कला न केवल ठंडी हवा अंदर लाती थी, बल्कि धूप पड़ने पर जमीन की सुंदर परछाई भी बनाया करती थी। अगला देखिए, अगला है दोस्तों विशाल मीनारें। तो मस्जिदों और मकबरों के कोने पर ऊंची ऊंची मीनारें बनाई जाने लगी। इसका सबसे पहला और बड़ा उदाहरण जो है वो है कुतुब मीनार। मस्जिदों में मीनारों का प्रयोग अजान देने के लिए किया जाता था। अगला हो गया हमारा चार बाग शैली दोस्तों। तो मुगलों ने उद्यानों बगीचों के बीच में इमारतों बनाने की कला शुरू की। इसमें पूरी मैदानों को रास्ते और नहरों के जरिए 4 चकोर बराबर भागों में बांट दिया जाता था और बीच में पानी के फव्वारे लगाए जाते थे, जैसे कि हुमायूं का मकबरा हो गया, ताजमहल हो गया। तो ये सब हो गया हमारा। फिर लास्ट है हमारा कि स्थानीय सामग्रियों का मिश्रण। तो मुस्लिम शासकों ने भारत के स्थानीय पत्थरों का खूब इस्तेमाल किया है। सल्तनत काल में जहां लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग ज़्यादा हुआ करता था, वहीं मुगल काल में यानी मुगलों के समय सफ़ेद मगमरमर पत्थर यानी संगमरमर पत्थर यानी मार्बल वगैरह का उपयोग करके इमारतों को बहुत ही आलीशान बनाया गया है। चलिए निष्कर्ष थोड़ा सा इसका देख लेते हैं। निष्कर्ष लिखा है, तो संक्षेप में हम लोग कह सकते हैं कि भारतीय इस्लामी स्थापत्य कला 2 अलग अलग संस्कृतियों के सुंदर मिलाप का नतीजा है। इसने भारतीय वास्तुकला को गुंबद, मेहराब, मीनार और 4 बाग जैसी नई भव्य तकनीकी देने का काम किया। भारत के कारीगरों और मुस्लिम शासकों की मिली जुली सोच ने ऐसी शानदार ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण किया दोस्तों, जो आज भी पूरी दुनिया के पर्यटन को आकर्षित करती है और भारत की गौरव को भी बढ़ाती है। एग्जाम्पल के लिए ताजमहल, कुतुब मीनार वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका MN1C यानी माइनर हिस्ट्री के लिए, इतिहास के लिए सिर्फ 11 क्वेश्चन लिए हम, और ये 11 क्वेश्चन बहुत है आपके लिए। अगर ये आप कर लेते हैं तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटने वाला नहीं है। आप एग्जाम में जाइएगा तो पूरा क्वेश्चन अटेंड करके आइएगा। ठीक है, तो यही वीडियो था। हेल्पफुल लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।